हाँ, तो सभी बच्चे अपनी क्लास में आ चुके हैं? बस ठीक, धीमे धीमे बोलो, ज़्यादा तेज मत बोलिए। देखिए, जो सभी कक्षा 6 के हमारे स्टूडेंट हैं, थोड़ा आगे आ जाओ, यहाँ पर आगे आ जाओ सभी बच्चे, थोड़ी देर आगे आओ। तो जो सभी बच्चे क्लास 6 के जो सभी बच्चे हैं, जो क्लास 6 में सभी बच्चे पढ़ते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्लास 6 में जो हमारी विज्ञान भारती है, सब शांत हो जाओ। जो क्लास 6 में हमारी क्या है? विज्ञान भारती। तो विज्ञान भारती जो है, इसमें हमारी इकाई 6 चल रही है, अध्याय 6 चल रहा है हमारा, समझ लो, ठीक है, जिसका नाम है जीव जगत। इस अध्याय की इससे पहले मैं 3 क्लास पढ़ा चुका हूँ। आज हमारी इस अध्याय की 4थी क्लास है, ठीक। तो आज हमारी इस अध्याय की कौन सी कक्षा है? 4थी। तो देखिए, हम किसी भी अध्याय को पढ़ते हैं तो उस अध्याय को बड़ा धीमे धीमे, बारी बारी से हम अच्छी तरह समझने का प्रयास करते हैं। अच्छी तरह से अगर हम समझ लेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे माइंड का कंसेप्ट बन जाएगा। इसलिए यहाँ पढ़ाता हूँ, यहाँ पढ़ाने के बाद अपने घर जाके पढ़ना तुम्हारा काम है, ठीक। तो सभी बच्चे घर जाके इसके पढ़ने का रिवीजन करते रहें। अब देखिए, आज हमें 4थी क्लास है। उस 4थी क्लास में आखिर में हमें आज पढ़ना क्या है? अगर हम बात करते हैं आज 4थी क्लास की, जो कि हमारी आज 4थी क्लास है, आज इस 4थी क्लास के अंदर हमें क्या देखना है? आज हमें ये देखना है इससे पहले कि वैज्ञानिकों का जो वर्गीकरण होते हैं उसमें क्या योगदान रहा है। कुछ वैज्ञानिक थे, इससे पहले हमने इस अध्याय में, सीधे बैठ लड़की, इससे पहले हमने इस अध्याय में जंतुओं का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया है। जंतु विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, हमने सारे जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ लिया है। आज हम पौधों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो पौधों के वर्गीकरण पढ़ने से पहले हमें ये देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक थे जिन वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण में बहुत योगदान दिया। उन्होंने वर्गीकरण को करना स्टार्ट किया, उन्होंने सारे जीव जंतुओं को पढ़ा, समझा। उस प्रकार से उन्होंने क्या किया? जीव जंतुओं को अलग अलग बांटना स्टार्ट किया। तो कुछ वैज्ञानिकों के इसमें नाम दे रखे हैं, उन नामों को हम देखेंगे, ठीक, उसे समझेंगे। तो पौधों का मुझे इसमें क्या वर्गीकरण पढ़ना है, विभिन्न आधार पर, कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, किस किस के आधार पर। तो जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है, उस सारी की सारी पढ़ाई का जो कंटेंट है वो मैंने केवल अपनी बुक से लिया है। यानी कि जितना मेरी किताब के अंदर लिखा गया है, मैंने वही सारा कंसेप्ट लिया है। तो इसमें उसी हिसाब के छोटे स्टेप बने हुए हैं, कम लिखा हुआ है क्लास 6 के हिसाब से, ठीक। तो सारा का सारा कंटेंट हमने अपनी SCERT बुक से ही लिया है, जो कि हमारे बेसिक शिक्षा पद्धति में चलती है। अब इधर देखिए सभी बच्चे, तो अब हमें ये देखना है कि हमें सबसे पहले इस अध्याय में पढ़ना है पौधों का वर्गीकरण। इससे पहले हमें जंतुओं का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं हम, और आज हमें पढ़ना है पौधों का वर्गीकरण। तो देखिए, आज हमें पढ़ना है पौधों का वर्गीकरण। तो पौधों के वर्गीकरण में देखिए हम क्या लिखते हैं सबसे पहले। तो इसमें निम्नलिखित आधार पर कर सकते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। हम पौधों को अलग अलग बांटेंगे, ठीक। हम उसको अलग अलग बांट सकते हैं, हमारे कई आधार हो सकते हैं। हम पौधों को पुष्प के आधार पर भी बांट सकते हैं, कि कोई ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प नहीं पाए जा रहे हैं। तो पुष्प के आधार पर, उनके बीज के आधार पर हम देख सकते हैं कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें पुष्प और बीज मिलते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें पुष्प और बीज नहीं मिल रहे हैं। तो हम पुष्प और बीज के आधार पर भी इन्हें बांट सकते हैं, दूसरे आकार के आधार पर बांट सकते हैं। कोई पेड़ छोटा होता है
तो छोटे को अलग कर दो, उससे बड़े हैं उन्हें अलग कर दो, जो सबसे बड़े हैं उन्हें अलग कर दो। उसके अलावा पौधों को हम अलग अलग बांट सकते हैं उसकी आयु के आधार पर। कोई पेड़ तो ऐसा है जो 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो जाता है, कोई पेड़ ऐसा है जो 2 साल तक चल जाता है, कोई पेड़ ऐसा है जो 2 साल से ज़्यादा उसका जीवन है, वो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल जी रहा है। ठीक, कोई पेड़ ऐसा है वो 10 साल जी रहा है, कोई पेड़ ऐसा है वो 20 साल जी रहा है। तो हम आयु के आधार पर भी कर सकते हैं। तो आज हमें बहुत सारे पेड़ हैं, हमारी प्रकृति के अंदर बहुत प्रकार के पेड़ मिलते हैं। पेड़ों की असंख्य गिनतियाँ हैं, हम तो गिन नहीं सकते। जो वैज्ञानिक इसके बारे में समझते रहते हैं, इसके बारे में बहुत सारा अध्ययन किया है, तो उन्होंने अपने हिसाब पर बहुत सारा अध्ययन करने के बाद उन्होंने पेड़ों को क्या अलग अलग बांटा है। ठीक, तो हम सारे के सारे पेड़ों को क्या अलग अलग बांट सकते हैं। हम सारे के सारे पेड़ों को क्या कर सकते हैं, अलग अलग बांट सकते हैं। तो अब हम चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हमारी किताब के अंदर में एक नाम लिखा है थियोफ्रास्टस का। हमारी किताब के अंदर देखिए, किताब में अंदर एक नाम लिखा है थियोफ्रास्टस। किताब है सभी के पास? उस किताब में देखो थियोफ्रास्टस का नाम लिखा होगा। थियोफ्रास्टस, जिन्हें हम कहते हैं वनस्पति विज्ञान का जनक। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रास्टस। ठीक, तो अब हमें थियोफ्रास्टस के बारे में थोड़ी बात बता देते हैं हल्की सी। ये चित्र दिख रहा है थियोफ्रास्टस का है। अब की बात नहीं है, अब से 500 शताब्दी की बात है, बहुत पहले की, बहुत ज़्यादा पहले की बात बता रहे हैं। 500 शताब्दी की पहले की बात है। उस समय पे इन महान हस्ती, इनका नाम थियोफ्रास्टस था। ये विदेश के थे, यहाँ के भारत के नहीं थे। ठीक, तो थियोफ्रास्टस जो थे, इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, फोटो बहुत पहले किसी ने चित्र पेंटर ने बनाया है, वो नेट से पढ़ा था, मैंने निकाला है। ओरिजिनल चित्र नहीं है इनके, ठीक है, बहुत पहले का है। उस समय कैमरे वैमरे नहीं हुआ करते थे। तो ये थियोफ्रास्टस जो थे बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। इन्हें हम दार्शनिक कहते हैं। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान था। ये सारे के सारे अपने जो ज्ञान हैं, उस ज्ञान को क्या पौधों के ऊपर लगाते थे। जो विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते थे, उन सारे के सारे पौधों को देखते थे, और देखने के बाद जो भी कुछ कागज़ पत्रासी हुआ करती थी उस समय पे, उसमें लिखा करते थे सारी चीज़ को। तो क्या हुआ, पौधों के बारे में जब इन्हें पढ़ना है तो ये विभिन्न प्रकार के जंगलों में भी जाया करते थे, और बहुत दूर दूर देशों के पास बहुत काफ़ी दूर भी जाया करते थे। तो सबसे पहले ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्हें सबसे पहले पौधों का अध्ययन इस दुनिया में सबसे पहले किया है, तो केवल इन्हीं ने किया है। तो सबसे पहले इन्होंने पौधों का अध्ययन किया है संसार में। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने पौधों का अध्ययन किया है, पौधों के बारे में जानकारी इन्होंने हासिल की है। इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, जितने भी हमारे पेड़ पौधे होते वो सब क्या आते हैं, एक वनस्पति के अंतर्गत। उसे हम क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को वनस्पति। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वनस्पति। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वनस्पति। तो वनस्पति पेड़ पौधों का ये सबसे ज़्यादा क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। तो इन्होंने उस समय पे कम से कम 500 से ज़्यादा पौधों का अध्ययन किया था। उस समय की बात बता रहे हैं। ठीक, उस समय पे इन्होंने 500 से ज़्यादा पौधों का अध्ययन किया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं इन्होंने उस समय पे 500 से ज़्यादा पौधों का क्या किया था, अध्ययन। तो शुरू का समय था, उस समय पे ये बहुत ज़्यादा अध्ययन करते थे। तो बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की वजह से इनकी बहुत ज़्यादा रुचि रहा करती थी किसमें, पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधों का उस समय देखा जाए
तो इन्हें क्या था, बहुत अधिक क्या था, ज्ञान था उस समय पर। ठीक, उस समय पर इन्हें पेड़ पौधों का बहुत क्या था, ज्ञान। तो इसीलिए इन्हें कहते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान का जनक। जनक उसे कहते हैं जिसने सबसे पहले इस चीज़ का ज्ञान हासिल किया है, सबसे पहले उसने ज्ञान की ललक यहाँ से जगाई है। तो इसीलिए थियोफ्रास्टस का नाम सबसे पहले आता है वनस्पति विज्ञान के अंदर में। तो इन्हें वनस्पति जगत का क्या कहते हैं, पिता, जनक कहते हैं। ठीक है, तो ये लिखा है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस के बाद देखिए हमारी बुक्स में दूसरा नाम लिखा है कैरोलस लीनियस का, ये है कैरोलस लीनियस। तो कैरोलस लीनियस जो थे, तो कैरोलस लीनियस ने भी मालूम है क्या किया, कैरोलस जो लीनियस थे, उन कैरोलस ए बच्चों सभी शांत हो जाओ। कैरोलस लीनियस जो थे, अब इनको देख करके क्या हुआ, इन्होंने भी क्या पौधों के बारे में, वो जंतुओं के बारे में इन्होंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये भी पौधों के बारे में पढ़ने लगे हैं और जंतुओं के बारे में पढ़ने लगे हैं। तो ये भी पौधों और जंतुओं के बारे में पढ़ने लगे। अब इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, इन्हें अलग अलग बांटो, पौधों को अलग रखो, जंतुओं को अलग रखो। तो इनने क्या किया, इन्होंने बांटने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी धीमे धीमे। तो इसलिए इन्हों क्या कहते हैं, इन्हें वर्गीकरण का जनक कहते हैं। वर्गीकरण का मतलब होता है बांटना। वर्गीकरण का मतलब क्या होता है, इन्होंने अलग अलग बांटना स्टार्ट कर दिया। भाई तो बहुत सारी चीज़ें, इसे अलग अलग बांटो, इसका अध्ययन हम कैसे कर पाएंगे, इसे अलग अलग बांटोगे तो उसी हिसाब से हम इसका अध्ययन कर लेंगे। तो इन्हें इसीलिए क्या कहते हैं, वर्गीकरण का जनक। उसके बाद देखिए एक और आ गए अरस्तु। अगर हम बात करते हैं अरस्तु की, तो ये भी उस समय के बहुत बड़े माने हुए क्या थे, दार्शनिक थे, फिलोसोफर। दार्शनिक उसे कहते हैं आज के समय पर सबसे ज़्यादा ज्ञान हासिल करने वाला और कोई नई चीज़ देने वाला एक वैज्ञानिक होता है। तो ठीक उसी प्रकार से मालूम क्या है, दार्शनिक वो होते हैं जिन्हें उस समय पर सबसे ज़्यादा क्या था, ज्ञान था। तो दार्शनिक वो होते हैं उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान था। वो कुछ न कुछ नई नई चीज़ों को देखते रहते थे, नई नई चीज़ को समझते रहते थे, नई नई चीज़ को जानने का प्रयास करते रहते। इसीलिए उन्हें क्या कहते थे हम उस समय पे, दार्शनिक। अभी भी हमारी किताबों में इन सब का जिक्र दिया है। तो उस समय पे वैज्ञानिक जब नहीं थे, तो उस समय पे ये दार्शनिक लोग हुआ करते थे। दार्शनिक लोग जो कह दिया करते थे उसी बात को सब लोग मानते थे। लेकिन आज सब वैज्ञानिक में आ गया है, जो जितना प्रैक्टिकल करता है, जितनी रिसर्च करता है, वही वैज्ञानिक की कैटेगरी में आ जाए। तो हम ये कह सकते हैं, तो उस समय अगर शुरुआत की बात करते हैं तो जंतु विज्ञान के बारे में इन्होंने बहुत सारे ज्ञान के बारे में क्या हुआ, इन्हें अरस्तु ने जानकारी हासिल की, जंतुओं के बारे में पढ़ने लगे, जंतुओं के बारे में समझने लगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी जंतुओं के लिए क्या किया, जंतुओं के लिए इन्हें इंटरेस्ट पैदा हुआ। अब जंतुओं को देखने लगे, जंतुओं को समझने लगे, उसके बाहर के आकार को देख करके उसकी एक्टिविटी को लिखने लगे कि कौन सा जंतु ज़मीन के अंदर रहता है, कौन सा जंतु पानी के अंदर रहता है, कौन सा जंतु पेड़ पर रहता है, कौन सा जंतु ज़मीन पर जाता रहता है, कौन सा दौड़ सकता है, कौन सा उड़ सकता है, कौन सा क्या खाता है। तो इन्होंने क्या किया, जंतुओं के ऊपर ये काम करने लगे बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए जंतुओं का काम कर, इन्होंने जंतुओं के बारे में जब काम किया तो इन्होंने जंतुओं के बारे में बहुत कुछ लिखा। तो बहुत ज़्यादा इन्होंने किसके बारे में लिखा, जंतुओं के बारे में। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, जंतु विज्ञान का जनक। अब कोई पूछे तो बता सकते हो जंतु विज्ञान का जनक कौन है, अरस्तु। अब हम सबसे पहले पौधों का वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारे वैज्ञानिक के बारे में था, हमने बता दिया जितना हमारी किताब के अंदर लिखा हुआ, ठीक है। अब हम पुष्प के आधार पर और उसमें जो पाए जा रहे बीज के आधार पर हम देखते हैं कि प्लांट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो प्लांट्स दो प्रकार के होते हैं। अगर हम पौधों को देखते हैं तो एक तो वो पौधे होते हैं जिन्हें पुष्पी पौधे कहते हैं, और एक वो पौधे होते हैं जिन्हें अपुष्पी कहते हैं।
तो हम पुष्प के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले वो लिस्ट बनाएंगे हम, उस लिस्ट में हम पेड़ों को अलग अलग रखेंगे। एक तरफ हम वो पेड़ रखेंगे जिन पर क्या फूल पाए जाते हैं, और एक तरफ हम वो पेड़ रखेंगे जिसके ऊपर फूल नहीं पाए जाते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, अगर हम पुष्प के आधार पर देखते हैं तो पौधे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं पुष्पी पौधे और दूसरे क्या हैं, अपुष्पी पौधे। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि आखिर में वो पुष्पी पौधे कौन से होते हैं। पुष्पी पौधे उन्हें कहते हैं जिन पौधों के ऊपर पुष्प लगते हैं। जौन से भी आप पेड़ देख लीजिए, अगर उस पेड़ के ऊपर फूल लगा हुआ है तो हम उसे कहेंगे पुष्पी पौधा। ठीक, तो पुष्पीय पौधों पर पुष्प और फल लगते हैं। ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं। इनमें जड़ भी मिलेगी, तना तथा पत्ती स्पष्ट दिखाई देती है। जैसे गुलाब का, ये दिख रहा है पेड़ आपको, गुलाब का पेड़ दिख रहा है। तो गुलाब के पेड़ को जब तुम गौर से देखो तो उसमें फूल मिलेगा, तुम्हें गौर से देखोगे तो उसमें क्या मिलेगा, तुम्हें पत्ती मिलेगी। गौर से देखो तो उसमें क्या मिलेगी, तना मिलेगा। उसे गौर से देखो तो उसमें क्या मिलेगी, आपको जड़ भी मिलेगी। उसके अलावा देखिए सरसों, सरसों का पेड़ होता है, आगे होगा स्लाइड में बताऊंगा। सरसों का पेड़ तो सबने देखा है, खेतों में फूल लगते हैं उस पर, तो बस वही पुष्पी पौधा हो गया। उसके अलावा गुड़ैल का तुमने देखा है, अपने स्कूल में लगा हुआ है गुड़ैल का, अपने विद्यालय में लगाया कि नहीं। अगर गुड़ैल पे फूल आ जाएगा तो आप समझ ले वो क्या है, पुष्पी पौधा। तो गुड़ैल को जब कहीं पर भी देख लो सब पे फूल आते हैं, तो वो क्या है, पुष्पी। तो पुष्पी पौधा कौन सा है, जिस पर पुष्प आते हैं, जिस पर फूल आते हैं। उसके अलावा सूरजमुखी का पेड़, ये भी देखिए पुष्पी पौधा है। उसके अलावा देखिए ये भी देखो पुष्पी पौधा है। उसके अलावा ये भी पुष्पी पौधा है। सदाबहार के बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, इन पर फूल लगते हैं, पुष्पी पौधा है। गेंदा का तुमने पेड़ देखा है, बहुत सारे फूल लगते हैं, वो भी क्या है, पुष्पी पौधा है। ठीक, तो पुष्पी पौधा वे होते हैं जिन पर क्या आते हैं, फूल आते हैं। इतना समझ में आया। अपुष्पी पौधा, अपुष्पी पौधा वे मिलेंगे जिनके ऊपर फूल भी नहीं आते। देखिए अपुष्पी पौधा वे होंगे इनके ऊपर क्या नहीं आते हैं, फूल। इधर देखिए अपुष्पी पौधा जिनके ऊपर फूल नहीं आते, वे पौधे जिन पर पुष्प नहीं लगते। इनमें जड़ तना पत्ती का अभाव भी होता है। ज़्यादातर इनमें देखा जाए छोटे में क्या कवक मिलेंगे, ये है कवक, कवक में कोई फूल नहीं आता है। ठीक, शैवाल, ये है शैवाल, बहुत छोटे छोटे ने। काई देखिए, काई, काई देखिए जब पानी भर जाता, काई देखिए काई, तो काई शैवाल है, इसमें रिपट जाते हैं। वो भी क्या, प्रकाश संश्लेषण करती है, लेकिन उसमें जड़ तना पत्ती कुछ नहीं होता है, बहुत छोटी होती है। वो शुरुआत कहते हैं, वहाँ से ही क्या पेड़ों की शुरुआत हो रही है, जीवन की शुरुआत हो रही है। तो हमें शैवाल मिलेंगे, हमें कवक मिलेगा। कवक देखा है आपने, बहुत सारी लकड़ी है, बहुत सारी गंदी संदी चीज़ों पर उगाते हैं, इनमें फूल नहीं आते, ना यहाँ पर कोई बीज मिल रहा है आपको। ठीक है, उसके अलावा मॉस, ये है देखिए मॉस, हरी हरी पत्थरों, जब आप पहाड़ों पर जाएंगे, पहाड़ों पर बहुत ज़्यादा पत्थर होते हैं, पत्थर की चट्टानों पर तुम्हें उगते हुए मिलेंगे। ये देखिए मॉस, इनसे थोड़े बड़े मिलेंगे फर्न, ये है फर्न। फर्न का नाम और मॉस का नाम अपनी किताब के अंदर दे रखा है। ठीक, ये चीज़ जो थी मैंने आपको दिखा दी, ये सारी चीज़ हमारी किताब के अंदर है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये वो पौधे हो सकते हैं जैसे कवक हुआ, शैवाल हुआ, मॉस हुआ, फर्न। ये क्या है, ये ऐसे पौधे हैं जिन पर न तो बीज आ रहा है, ठीक, बड़े बड़े बीज होते हैं, बीज फल कुछ नहीं, और यहाँ पर क्या है, आपको पुष्प नहीं मिल रहे हैं। इनके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, बीजाणु बनते हैं। ठीक, इतना ही रखो ध्यान। तो हमने यहाँ पर ये समझा कि पुष्प को हम दो प्रकार से बांट सकते। एक तो पुष्प हमने वो रख दिए जिन पर पुष्प आते हैं पेड़, और दूसरी तरफ हमने पेड़ वो रख दिए कि जिन पर पुष्प नहीं आते हैं। तो पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, दो। ठीक, पुष्प के आधार पर। अब हम अगली देखते हैं पेड़ों का वर्गीकरण। अब पेड़ों का वर्गीकरण हम फिर करते हैं उसके आकार के आधार पर। आकार के आधार पर देखेंगे कैसे होता है पेड़।
अगर आकार के आधार पर अगर हम पौधे को देखते हैं, पेड़ों को देखते हैं, तो 3 प्रकार के मिलते हैं। एक तो है आपका साग, दूसरा है आपका झाड़ी और तीसरा है आपका वृक्ष। ठीक, अब हम तीनों को देखो बारी बारी से जानते हैं। अभी सबसे पहले देखिए हम लेते हैं शाकीय पेड़। शाकीय पेड़ कौन होता है? शाकीय पौधे। ठीक, इसे हर्बासियस प्लांट्स कहते हैं। शाकीय पौधे वे होते हैं इनकी जो लंबाई होती है 1 मीटर से कम के होते हैं। इनकी लंबाई क्या है? 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ तक, यानी मान लीजिए यहाँ तक समझ लीजिए, यहाँ से इनकी ज़्यादा 1 मीटर से अधिक नहीं होगी। अब ऐसे पेड़ देख लो जिसकी लंबाई कम है, वो सब इसमें रख दो। कौन कौन सा इससे लंबाई कम वाले? गेहूँ है, चना है। ठीक है, गेहूँ है, चना है, उड़द का पेड़ है, टमाटर का पेड़ है। ठीक है, और आपका बाजरा भी है, मक्का भी है, और क्या है, धान है। तो ये सारे पेड़ क्या हैं? ये इतने बड़े तो हो नहीं पाते, उससे छोटे छोटे ही रहते हैं। तो इस प्रकार के देखिए पेड़, मक्का है, मटर है, पालक है, मकोई है, टमाटर, भिंडी। तो ये है क्या मेरे पास भैया? मटर। मटर का पेड़ छोटा ही तो होता है, तो छोटे छोटे पेड़ हमने यहाँ पर रख दिए अलग। तो छोटे छोटे पेड़ को हम क्या कहते हैं? शाकीय पौधे। शाकीय का मतलब बहुत छोटे पौधे, 1 मीटर से कम हैं। तो जिनकी 1 मीटर से कम लंबाई है उन्हें हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक, तो अब हम क्या देखेंगे? इससे अगले 1 मीटर से अधिक कौन से बड़े हैं? तो जो 1 मीटर से अधिक बड़े उन्हें हम कहेंगे झाड़ीय पौधे। झाड़ीय पौधे, श्रब प्लांट। ये झाड़ीय पौधे कौन से हैं? ये 1 से 3 मीटर की ऊंचाई वाले कठोर कुछ मजबूत पौधे हैं। वो 1 मीटर से कम थे। ठीक, तो वो ज़्यादा मजबूत नहीं थे, आसानी से तोड़ सकते थे हम। ये 1 मीटर से अधिक बड़े हैं और ये 3 मीटर तक चले जाएंगे, वहाँ तक हो जाएंगे, इतने बड़े हो जाएंगे। ठीक है, 3 मीटर तक हो जाएंगे। तो इसमें अगर देखते हैं तो इसका तना स्पष्ट खूब नहीं है और ये शाखित होते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं। जैसे कि गुलाब का पेड़ भी देखा है, बहुत बड़ा हो जाता है, 1 मीटर से बड़ा निकल जाता है, वो काफ़ी बड़ा निकल जाता है। ठीक है, करौंदा, करौंदा देखा है? करौंदा इसमें लगता है। ठीक, उसके बाद गुड़हल का पेड़ भी देखा हमने, वो भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। ठीक, और सहतूत का पेड़ देखा है? ये देखो सहतूत लगा। ठीक, उसके बाद हमने उसके पेड़ देखा है अरंडी का, इसमें अंडी वगैरह लगती है, अंडी, वो देखा पेड़ है आपने? तो ये पेड़ कौन से हैं? इन्हें हम कहते हैं झाड़ीय पौधे। ठीक, जैसे ये देखो पेड़ है, ये बढ़ते बढ़ते क्या है 1 मीटर से बड़ा निकल जाएगा। तो जो 1 मीटर से बड़ा निकल रहा है उसे हम झाड़ीय पौधा कहेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, ये बढ़ता है तो झाड़ी सी बना लेता है बहुत बड़ी। ठीक, जैसे सहतूत का पेड़ देखा है, उसे लगा दोगे तो बहुत जल्दी बढ़ेगा और बहुत जगह झकझालरा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पत्तियाँ आ जाएंगी, बहुत ज़्यादा शाखा निकल जाएंगी, तो उसे कहते हैं झाड़ी नुमा। ठीक, तो इस प्रकार से ये 1 मीटर से बड़े हैं और 3 मीटर तक इनकी लंबाई होती है। और तीसरे देखिए हमारे आगे वृक्ष। तीसरे हमारे क्या आगे? तीसरे आगे हमारे वृक्ष यानी कि पेड़। अब हम इस वृक्षों को देखते हैं तो वृक्ष में तो सभी हैं, ये तो बहुत बड़े होंगे, 3 मीटर से बड़े होंगे, ये 3 मीटर से अधिक लंबे होते हैं। जैसे नीम का पेड़, अपने स्कूल में खड़ा है, कितना बड़ा नीम का पेड़ देखा है? उसके अलावा ये पीपल का पेड़ देखा है, अभी खड़ा है यहाँ पर, कितना बड़ा है। बरगद का पेड़ देखा है, जैसे ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव कह देते हैं गांव वाले लोग, ब्रह्मदेव बाबा रहते हैं उस पर, देखा है तुमने? तो कितना बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। तो सारे पेड़ों को यहाँ पे रख दो, तो इनका तना बहुत मोटा होगा, काष्ठी होगा, शाखित होगा, अशाखित भी होता है। तना बेलनाकार होगा, बहुभुजाकार होगा। इसके तने की बात करते हो, तना कैसा है इसका? बेलनाकार, बहुत ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं, शाखित होता है। ये देखो लिखा है, तना मोटा है, काष्ठी है। काष्ठी का मतलब क्या है? काष्ठी का मतलब ये है कि इसकी लकड़ी बहुत मजबूत है, किसी काम में ले सकते हैं हम, मकान में ले सकते हैं, किसी को कुछ भी बना सकते हैं इसी लकड़ी का। तो लकड़ी काष्ठी क्या है? मजबूत लकड़ी है। ठीक, और क्या है? शाखित। शाखित का मतलब पता है? ये शाखा निकल है, ये निकल है, ये निकल है, ये निकल है, ये निकले, इन्हें हम कहते हैं शाखित।
ये देखिए शाखा, आम के पेड़ में शाखा निकल रही है, दिख रहा है तुम्हें आम का पेड़ है, शाखा, ठीक। तना बेलनाकार है, तना देखो आपको बिल्कुल बेलन के आकार का गोलाकार है, बहुभुजाकार है। जैसे नीम का पेड़ देख लो, नीम का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है, नीम का पेड़, आम का पेड़, चीड़ का पेड़, नारियल का भी पेड़, पीपल का पेड़, ये सब क्या है, ये सब पेड़ हैं, इन्हें पेड़ कहते हैं। ये बहुत बड़े बड़े हैं भैया, और ये काफ़ी दिनों तक चलते, हो सकता है ये 15 साल तक, हो सकता है 20 साल तक चल जाए। पीपल का पेड़ 100 साल तक चल जाते हैं, बरगद के पेड़ चल जाते बहुत बहुत। तो ये पेड़ वो हैं, अगर हम देखते हैं तो इनकी ऊंचाई बहुत है। तो हमने यहाँ पर आकार के आधार पर लिया, जो छोटे आकार के थे 1 मीटर के, वो हमने अलग रख दिए, 1 मीटर से कुछ बड़े थे उन्हें अलग रख दिए, और जो उन 3 मीटर से सबसे बड़े थे उन्हें हमने अलग रख दिए। तो हमने पेड़ों को क्या कर दिया भैया, बांट दिया। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं पेड़ों को आयु के आधार पर। आयु के आधार पर पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अगर हम बात करते हैं आयु की, तो आयु के आधार पर पेड़ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे पेड़ होते हैं जिन्हें हम कहते हैं 1 वर्षीय पौधे, ये केवल 1 साल में सब काम हो जाएगा इनका। आप बीज डाल दोगे तो बड़ा भी हो जाएगा, दाना आ जाएगा, सब कुछ, और फसल कट जाएगी पूरी 1 साल में। और 2 वर्षीय, ठीक, 2 ईयर्स, यहाँ पर पेड़ वो मिलेगा जो कि 2 साल तक ही जीवित रहेगा, ठीक, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा। बहुवर्षीय, यहाँ पर पेड़ ऐसे मिलेंगे जो 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, पता नहीं, फिर तो जीते ही जाएंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं 1 वर्षीय पौधों को। तो अगर हम बात करें 1 वर्षीय पौधे में, तो ये पौधे 1 वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फूलते फलते हैं और अंत में सूख कर समाप्त हो जाते हैं। जैसे चना, मटर, गेहूं, धान, मक्का, ज्वार। अब मटर को देख लो, मटर को हम बह देते हैं, 1 साल से पहले सब काम खत्म हो जाता है इसका, ठीक है। हमने सरसों डाल दी, सरसों भी देखा हमने 2-3 महीने में सब काम खत्म हो गया इसका। हमने गेहूं लिए, गेहूं भी डाल दिए, 2-3 महीने में काम खत्म। तो वो पेड़ 2-3 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकता है। बाजरा डाल दिया, ज्वार डाल दिया, धान डाल दिया, ठीक, दाल का पेड़, चना के पेड़ डाल दिया हमने। कोई भी पेड़ जो 1 साल तक रहते हैं उन सबको यहाँ पर लिस्ट बना के लिख दो, 1 साल वाले पेड़ों को लिख दो यहाँ पर, ठीक है, उनकी आप लिस्ट बना लो। जैसे ही लिस्ट बनाओगे समझ लो वो 1 साल के भीतर वाले पेड़ है, ठीक। अगले में देखते हैं हम, अब ऐसे पौधे जिनका जीवन काल लगभग 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष वाले। तो 2 वर्ष वाले में देखते हैं, वैसे तो इसमें पेड़ का ज़्यादा नहीं मिलेंगे 2 वर्ष वाले में, पहले केवल केला ही मिल रहा है। हमारी किताब के अंदर SCERT में केवल केला लिखा हुआ है, ठीक है, हमारी किताब के अंदर केले के पेड़ का जिक्र हुआ है। तो 2 वर्ष के भीतर ही अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं। पहले वर्ष में जड़, तना तथा पत्तियां विकसित होती हैं। पहले साल में इसकी जड़, तना, पत्तियां निकलेंगी, ठीक है। और दूसरे वर्ष में फूल आएगा और फल आएगा, ठीक। दूसरे वर्ष में क्या, इसमें फूल आएगा फिर फल आता है। पहली वर्ष में यही काम हुआ। तो इसमें हमारी बुक्स के अंदर क्या, हमारी जो बुक्स है, हमारी बुक्स में केवल इतना ही जिक्र दिया है, ठीक। SCERT में केला ही एक ऐसा है जो 2 वर्ष तक जिसकी लाइफ साइकिल चलती है, ठीक। सभी बच्चों ने देख लिया, सभी अपनी किताबों को देखते रहा करें। अब देखिए आगे हम देखते हैं बहुवर्षीय पौधे। बहु का मतलब होता है बहुत, बहु का मतलब क्या है, बहुत। वर्षीय, वर्ष। तो यहां पर मुझे ऐसे पौधा मिलेंगे जिनका जीवन बहुत वर्ष है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल।
ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। हो सकता 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, कई वर्षों तक क्या रहते हैं ये जीवित। इनके संपूर्ण जीवन काल में फूल फल लगते हैं, जैसे कि आम का पेड़ लगा दो, हर साल आम खाते रहो, कई सालों तक वो आपको आम खिलाता रहेगा। ठीक। नीम का पेड़ लगा दो, कई सालों तक आपको क्या देगा, छाया देगा। उसकी पतली सी डंडी तोड़ो, ऐसे काटो और मुंह में क्या, दातुन करते रहो, कई सालों तक करते रहो। वो तो बहुत बड़ा है भैया, खूब काम करता रहेगा हमारे लिए। खटिया बिछा लो, नीचे गर्मियों में बैठे रहो। ठीक। बरगद का पेड़ देखो, बरगद का पेड़ क्या है, बहुत बड़ा पेड़ होता है। आराम से उसे तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी, उसके बाद जाके वो खत्म होगा। उसकी तो बहुत बड़ी लाइफ होती है बरगद के पेड़ की। ठीक। पीपल का पेड़ देख लो, कहीं पर भी देखोगे तो आपको पीपल के पेड़ भी मिलेंगे। क्या, बहुत बड़े बड़े पीपल के पेड़ मिलते हैं, और उसके नीचे तुम्हें मंदिर अवश्य मिलेगा। तो पीपल का वो पेड़ है जो काफ़ी दिनों तक रहता है, और नीचे मंदिर मिलता है। बहुत ज़्यादा क्या है, ऑक्सीजन देता है हमें। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या देता है ये, ऑक्सीजन देता है। तो अब देखिए यहाँ पर, ये है मेरे पास नीम का पेड़, कितना बड़ा है। ये भी देखिए मेरे पास एक पेड़ है, खजूर का भी देखो पेड़ दिख रहा है। ठीक। और उसके अलावा ये देखिए पीपल का पेड़ है। किसका पेड़ है ये, तो यहाँ पर देखिए वो वाले पेड़ों की बात हो रही है जिनके पेड़ों की क्या है, आयु अधिक है, उम्र अधिक है, वो काफ़ी दिनों तक क्या रहते हैं। तो कुछ पेड़ भी हमारे देखो ऐसे मिल रहे हैं हमारे आसपास, जो 1 साल में उनका सब काम खत्म हो जाता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं 2 साल तक रहते हैं, कुछ पेड़ ऐसे हैं कि वो कई सालों तक चलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि पेड़ क्या हैं, पेड़ हमें असंख्य रूप में मिलते हैं, और पेड़ों की अलग अलग बांट सकते हैं, आयु के आधार पर बांट सकते हैं, उसे पुष्प के आधार पर बांट सकते हैं, उसे उसकी ऊंचाई, ठीक, उसकी ऊंचाई के आधार पर भी हम उसे बांट सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, हमने आज के इस चैप्टर के अंदर में हमने केवल पौधों का वर्गीकरण पढ़ा। ठीक। आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, पौधों का हमने वर्गीकरण पढ़ा। बाकी हम कल इससे आगे पढ़ेंगे।